अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम फाइनल टर्म पेपर एनालिटिकल ज्योमेट्री का उसका जो कोड है MTH403, इसका हम MCQs नंबर 21 से लेकर 30 तक आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमने डिटेल से पहले भी जितने MCQ से डिस्कस किए हैं। दोस्तों अगर आप में से किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली मेरी हर वीडियो बआसानी मिल सके। दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं MCQs नंबर 21। वो क्या, द कोनिक R इज़ इक्वल टू लेंथ ओवर 1 माइनस E cos थीटा ऑलवेज रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला इफ़। यहाँ पे अब देखिए, सबसे पहले आपने ये देखना कि हमारे हमसे क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। जब तक हमें इसकी समझ नहीं ना आएगी तब तक हम इसका कभी भी आंसर नहीं निकाल सकते। सबसे पहले हमने हमेशा क्वेश्चन के ऊपर गौर करना है, क्योंकि इसमें से आपको काफ़ी शॉर्ट और लॉन्ग इसी में से ही आपके कवर हो जाएंगे अगर आप इसको डिटेल से यहाँ से चेक कर लोगे। तो सबसे पहले अब देखिए, कोनिक ऑलवेज रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला। अब देखिए यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ हुआ है हाइपरबोला। अब हाइपरबोला की डेफिनेशन हमारे पास क्या है। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। E इज़ इक्वल टू 0, E लेस होगा 1 से, E ग्रेटर होगा 1 से, E इज़ इक्वल टू 1। बेसिकली जो E है ना, इसको बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। ये एसेंट्रिसिटी होता है। अगर एसेंट्रिसिटी हमारा 0 के बराबर आ जाए तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो पैराबोला की बनेगी। अब सवाल पूछा गया हाइपरबोला का कि हाइपरबोला कब बनती है। अगर एसेंट्रिसिटी 1 से लेस होगी तो एलिप्स बनेगी, अगर 1 से ग्रेटर होगी तो अगर एसेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर होगी तो हाइपरबोला बनेगी, अगर एसेंट्रिसिटी 1 के इक्वल होगी तो पैराबोला बने। अब सवाल उसने जो पूछा, उसने कहा हाइपरबोला कैसे रिप्रेजेंट करेगी, तो उस वक्त करेगी जब एसेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर होगी। तो इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम MCQs नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर। देखिए हमारे पास एक सवाल दिया गया, उसने कहा चेक करें ये किसके लिए ट्रू नहीं और किसके लिए ट्रू है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, इसके 4 ऑप्शन है। क्या, इट मस्ट हैव x एक्सिस हॉरिजॉन्टल एस एम डॉट्स, इट मस्ट हैव अ स्लांट एस एम डॉट्स, y इज इक्वल टू 4 ओवर y इज द हॉरिजॉन्टल एस एम डॉट। फोर्थ पे नाना दी। अब देखिए यहाँ पे एक डेफिनेशन मैंने मेंशन की है, अ रैशनल फंक्शन हैज़ अ स्लांट एस एम डॉट्स। रैशनल फंक्शन स्लांट एस एम डॉट्स कब होगा, इफ़ द डिग्री ऑफ अ न्यूमरेटर पोलिनोमियल इज़ 1 मोर देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर पोलिनोमियल। अब यहाँ पे बात हुई, उसने कहा है जो डिग्री होगी ना न्यूमरेटर पोलिनोमियल की, वो 1 या 1 से ज़्यादा होना चाहिए किस डिग्री से, डिनोमिनेटर। अब देखिए ऊपर वाली जो डिग्री होती है वो बेसिकली न्यूमरेटर की होती है और ये नीचे वाली किसकी होती है, डिनोमिनेटर की होती है। तो अब उसने कहा है कि फिर ये रैशनल फंक्शन तब स्लांट एस एम डॉट बनाएगा अगर ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाली डिग्री से 1 या 1 से ज़्यादा। अब देखिए ऊपर वाली डिग्री नीचे वाले से ज़्यादा है तो इट मस्ट हैव अ स्लांट एस एम डॉट, ये हमारा सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, देखते हैं 23 MCQs के। राइट दी हॉरिजॉन्टल एस एम डॉट्स फॉर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 4x माइनस 1 ओवर 3 माइनस 4x। अब देखिए जब भी आपने किसी हॉरिजॉन्टल की या वर्टिकल की इस तरह की जिस तरह की वो एस एम डॉट पूछेगा तो सब इसके अंदर तकरीबन इसकी 3 या 4 टाइप्स है, मैंने सारी की सारी ऐड की हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये एक टाइप्स है, ये अलग से टाइप्स है। अब देखेंगे सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि आया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है यानी कि पावर है वो सेम है। अगर पावर सेम होगी तो उनके जो कोफिशिएंट होंगे वो हम साइड पे मेंशन कर लेंगे। अब देखिए इसकी और इसकी दोनों की जो पावर वो सेम है तो इसका कोफिशिएंट 4 होगा तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, -2 होगा। मल्टीप्लाई कर y की वैल्यू क्या आएगी, -2। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू -2 हमारा करेक्ट आंसर है। तो अब देखिए हमारे पास इसकी तकरीबन 3 से 4 टाइप से मैंने सारी डिस्कस की है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो पावर सेम आ जाए देन एस एम डॉट्स क्या होगी, अगर न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा और डिनोमिनेटर की कम हो देन एस एम डॉट्स क्या होगी, अगर न्यूमरेटर की पावर कम हो और डिनोमिनेटर की ज़्यादा देन एस एम डॉट्स क्या होगी। तो मैंने तीनों टाइप्स को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। करते हैं MCQs नंबर 24 क्या है। अब देखिए राइट द हॉरिजॉन्टल एस एम डॉट्स। जब बात हो जाए हॉरिजॉन्टल की हमेशा याद रखना है, हॉरिजॉन्टल जो एस एम डॉट उसके ऊपर जब हॉरिजॉन्टल की बात होगी तो उसके ऊपर हमेशा y क्या होता है, 0। तो ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर ये उस वक्त आएगा अगर ऊपर न्यूमरेटर की पावर कम हो और डिनोमिनेटर की ज़्यादा, तो फिर हम इसको डायरेक्ट नंबर हम 25 स्टार्ट करते हैं। राइट दी
हॉरिजॉन्टल SM डॉट फॉर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस एक्स ओवर एक्स प्लस। अब देखिए इसमें न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर की कम है। हमें याद रखना है जब न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा और डिनोमिनेटर की कम हो तो उसका कभी भी सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं किया जाता, तो फिर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो नन होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं MCQ नंबर 26। वो क्या है, अब देखते हैं। इफ़ थीटा इज द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 देन। अब हमारे पास चार इसके ऑप्शन है। वो क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू m1 m2 1 प्लस m1 m2। सेकंड क्या है, टेन थीटा m1 माइनस m2 ओवर m1 डॉट m2। तो थर्ड ऑप्शन क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। अब फोर्थ क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर 1 माइनस m1 m2। तो हमेशा याद रखना है जब भी आपने इसका एंगल फाइंड आउट करना होता है, एंगल निकालना होता है, तो हमेशा तरतीब के साथ जो उसकी सीक्वेंस होती है ना एंगल की, उस तरतीब के साथ हम उसको लिखते हैं। m1 माइनस, सबसे पहले m1 लिखना है, फिर m2 लिखना है, सिर्फ ओवर 1 प्लस। अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस आ जाएगा, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आ जाएगा। 1 प्लस m1 m2, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये डायरेक्ट फार्मूला है जो यहाँ पे दिया गया। अब MCQ नंबर 26 अब MCQ नंबर 27 स्टार्ट करते हैं। वो क्या है, अब देखिए ये हमारे पास कोई एक इक्वेशन दी गई, अलजेब्राइक की इक्वेशन, इसकी डिग्री हमने फाइंड आउट कर। हमेशा याद रखना, सबसे पहले आपने देखना होता है जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल वो क्या। अब देखिए इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो x की पावर 5 है, तो यही हमारी सिंपल डायरेक्ट डिग्री होगी। तो अब इस तरह हम स्टार्ट करते हैं MCQ नंबर 28। वो क्या है, अब देखते हैं। द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑन द सरफेस ऑफ स्फेयर इज कॉल्ड। इसका जो ये जैसे स्टेटमेंट ही दी हुई है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो स्फेरिकल ज्योमेट्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री होती है ये भी इसकी ब्रांच होती है, सोलर ज्योमेट्री वो भी इसकी ब्रांच होती है, और जो प्लेन ज्योमेट्री होती है वो भी इसकी ब्रांच होती है। क्योंकि जो स्फेरिकल ज्योमेट्री हो ये थ्री शेप्ड होता है, इस वजह से जो सोलिड की ज्योमेट्री ये भी थ्री शेप्ड है, और जो प्लेन ये टू शेप्ड है, ये स्फेरिकल ये भी थ्री शेप्ड है। ये सारी इसकी स्फेरिकल ज्योमेट्री की ब्रांच है, तो इस वजह से फिर इसका जो स्फेरिकल ज्योमेट्री होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नंबर 29 वो देखते क्या, इफ साइज द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट लाइन टू अ कर्व देन टेन साई इज इक्वल टू। अब देखते हैं इसका एंगल क्या है। अब देखिए हमेशा, अब जब इस तरह का कोई एंगल की बात होगी तो हम हमेशा उसके ऊपर पीडल इक्वेशन यूज़ करेंगे। पीडल इक्वेशन मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई। पीडल इक्वेशन ऑफ अ पोलर कर्व क्या होती है, टेन साई इज इक्वल टू आर डी आर ओवर डी थीटा। ये डिवाइड और ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो आर डी थीटा ओवर डी आर। ठीक है, ये हमारा फिर यहाँ पर देखते हैं ये डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब MCQ नंबर हम देखते हैं 30। ये क्या है, इफ़ टू टेंजेंट्स एट द ओरिजिन आर इमेजिनरी देन द ओरिजिन इज़। अब देखिए जब भी टेंजेंट इमेजिनरी हो गए ना, तो सिंपल हमारे पास चार पॉइंट होते हैं। एक होता है नोड, कस्प होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, आइसोलेटेड पॉइंट और कॉन्जुगेट पॉइंट, इनमें से एक होता है। तो हमेशा जब इसके पॉइंट इमेजिनरी होंगे ना, देन ये आइसोलेटेड पॉइंट होगा या कॉन्जुगेट पॉइंट होगा। तो अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है सबसे पहले, सेकंड है आइसोलेटेड पॉइंट और इमेजिनरी। जब अब देखिए ये इसका करेक्ट आंसर है आइसोलेटेड पॉइंट, क्योंकि इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी फॉर्म में होते हैं। इस तरह जो नोड है उसके रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, और जो कस्प है उसके कॉन्सिडेंट एंड सिमेट्रिक होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया।